All right, the PET scan. What is a PET scan? Now let's understand first this term PET, PET. So here the P represents what? Okay, P represents what? The positron. What is a positron? Okay. Does anyone remember what is a positron? It's an antiparticle of electron. It is produced in the reaction of proton decays or beta plus decays. So it's an antiparticle of proton, which means that whenever it's going to be interacting with any electron, it's going to annihilate itself or completely destroy हो जाएगा और इसका entire mass या दोनों का combined mass will be converted into energy. So positron, it's a subatomic particle that is produced in the reactions of beta plus decay, and it's an antiparticle of electrons. So do remember that. So इसका मतलब this process involves the emission of positron through a process. So yes, E stands for emission. So and T stands for again the tomography. अभी ये tomography क्या होती है? Again इसमें जो है वो images जो produce होंगे, they will be in the form of slices, they will be fed into the computer is going to be processing them again और process करके क्या करेगा, again एक image build up करेगा. तो sir yes, last CT scan में भी ऐसे था, but in CT scan we were using X-rays, you know. अच्छा, जब X-rays से आप एक 3-dimensional image बना रहे थे which could have been rotated from different directions, could have been viewed from different angles, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? तो देखिए जो सिटी स्कैन है दैट गिव्स यू द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हैं, तो वो आपको सिटी स्कैन से पता चलता है. जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, वो सिटी स्कैन से नहीं पता चल सकती है ना. तो वो जो केमिकल एक्टिविटी है, जो फंक्शनल जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू दी पेट स्कैन. एंड सम टाइम कोई प्रॉब्लम होता है तो सर उसमें स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसमें जो है वो फंक्शन भी चेंज होता है, तो फिर पेट स्कैन इन दैट केस दे आर टू बी रेड इन लाइट्स ऑफ द सिटी स्कैन्स एज वेल. तो यस, कभी कभी दोनों को मिला के भी करना पड़ता है ना. तो जैसे फॉर सपोज ब्रेन का जो है वो अगर आप सिटी स्कैन आपने करवाया है मे बी, तो पेट स्कैन भी हो सकता है अगर जो है पॉसिबल है, या किसी और बॉडी पार्ट का जो है वो पेट स्कैन और सिटी स्कैन जो है दोनों एक साथ हो सकते हैं, जैसे कि आपके वर्टिबल कॉलम्स के, है ना. तो दोनों को कभी कभी जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करना पड़ता है. हाँ, डिफरेंस क्या होगा सर, जो पेट स्कैन है ये फंक्शनल चेंजेस को डिटरमाइन करने, कोई केमिकल एक्टिविटी है, फॉर सपोज कैंसर की गॉड फॉरबिड अगर कहीं पे ग्रोथ हो रही है, टू मॉनिटर दैट, टू ऑब्जर्व दैट कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, कितना भी जो है, तो सर वो वाले चेंजेस जो है वो जो केमिकल एक्टिविटी की फॉर्म में होंगे, कैंसर की ग्रोथ से रिलेटेड होंगे, दे विल बी डिटरमिन्ड थ्रू द पेट स्कैन, है ना. और अगर उसी पार्ट में ग्रोथ हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है, साइज कितना है, तो वो साइज की जो है वो डिटर्मिनेशन के नहीं, और किस बॉडी पार्ट को टच करने वाला है, किसको नहीं टच करने वाला, तो सर वो आप फिर जो है वो सिटी स्कैन से डिटरमाइन कर सकते हैं. अगेन दिस इज अ नॉन इन्वेजिव टेक्निक टू आइडेंटिफाई the problems in the body, in the organs, in the tissues. तो नॉन इन्वेजिव मींस इसको भी कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, अनलाइक मे बी बायोप्सीज. जैसे बायोप्सीज में जो है वो आपके कल्चरल टेस्ट होते हैं, टिश्यूज आर टेकन फ्रॉम द बॉडी एंड देन दे आर सेंड फॉर द एग्जामिनेशन. तो इसमें कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई सैंपल ऑफ द टिश्यूज जो है वो आपको नहीं ऑब्टेन करना. और हाँ, यस, a substance is to be introduced into the body which should be able to first emit a positron, and then from the positron the gamma rays radiation should be emitted from the body, which could be monitored, which could be detected from the detectors present outside the body. तो detectors body के outside होंगे of course, और जो emission आ रही होगी gamma rays की, वो आ रही होगी body से. तो although it says positron emission, तो positrons they are emitted, but they are emitted inside the body, they do not come out of the body. बॉडी से बाहर गैमा रेडिएशन जो है वो आ सकती है, उनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है. पॉजिट्रॉन जो है वो नंबर वन, एक तो बॉडी से जो है वो शायद ब्लॉक हो जाए बहुत सारे ऑर्गन से, नंबर टू अगर उनको टिश्यूज में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो फॉरन क्या हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन्स एनाइलेट कर जाएंगे. यस, इस वाली टेक्निक के थ्रू ऑल्दो हम कंपाउंड ऐसा यूज करेंगे दैट विल बी इमिटिंग पॉजिट्रॉन्स, बट पॉजिट्रॉन्स डिटेक्ट नहीं होंगे डिटेक्टर पे. डिटेक्टर पे डिटेक्ट क्या होंगी, गैमा रे रेडिएशन जो है वो डिटेक्ट होंगी. तो डिटेक्टर पे गैमा रे रेडिएशन की डिटेक्शन जो है वो इजी है.
उनकी पेनिट्रेशन पावर मोर होती है, लेस आयनाइजिंग होंगी सर, तो इमीडिएटली मींस मिली सेकेंड से भी कम टाइम में पॉजिट्रॉन जो प्रोड्यूस होगा वो किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके फॉरन टू गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा, व्हिच कैन बी मॉनिटर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एज वेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें फिर क्या है सर कि बॉडी के अंदर किसी ऐसे सब्सटेंस को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना व्हिच इन फर्स्ट प्लेस could give you what the positons, and those positons then should be traveling through the tissue, and within less than a millimeter they should be encountering any electron in the tissue. इलेक्ट्रॉन तो सर हर बॉडी ऑर्गन में होंगे, हर बॉडी एटम में होंगे, तो सर वो किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, फॉरन से गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो फोटॉन्स डिटेक्टर पे जाएंगे तो डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी दीज गैमा रे फोटॉन्स आर कमिंग। तो टेक्निक्स होंगी जिसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, और उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके एक्चुअली हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि किस बॉडी ऑर्गन में वो जो हमने सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाया था वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हुआ है ना। अब उसका एब्जॉर्प्शन अगर नॉर्मल रेट का होगा तो कहेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मोर देन नॉर्मल है, अब नॉर्मली एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इसका मतलब कोई कैंसर या ट्यूमर के जो है वो इंडिकेशन हो सकती हैं। तो ये मेन प्रिंसिपल है आपके पेट स्कैन्स का कि जिन पे काम करते हैं। तो यस, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, the introduction of a tracer into the body. Now, what is this tracer? देखिए, different, I should call minerals or elements, they are introduced in different parts of the body by different amount, है ना। कहीं पे जैसे बोन्स में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, थायराइड ग्लैंड्स में जो है वो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन होती है, इसी तरह और भी ऑर्गन्स होंगे, मे बी ब्लड में जो है वो कोई और जो है वो जैसे पोटेशियम जो है वो एब्जॉर्ब होता होगा, ब्रेन में जो है वो ग्लूकोज, ब्रेन में भी और बाकी पार्ट्स में भी जो है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मिनरल्स, दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। डिफरेंट टिश्यूज पे डिपेंड करेगा कि इसके टिश्यूज में ये वाले मिनरल की या एलिमेंट की या कंपाउंड की केमिकल की एब्जॉर्प्शन होगी। हर कंपाउंड हर ऑर्गन के लिए नहीं होता है ना। जैसे फॉर सपोज हमें पता है कि सर अगर आयरन है तो वो किसी और मेटाबॉलिक रेट के लिए यूज हो सकता है, या आयोडीन है तो थायराइड ग्लैंड्स में एब्जॉर्ब होगा, वो किसी और बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा। स्केलेटन्स वगैरह के लिए कोई और एलिमेंट जो है वो यूज होता होगा, है ना। ब्रेन के लिए, थायराइड ग्लैंड्स के लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, केमिकल्स होंगे जो उसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ऑर्गन और टिश्यू में एब्जॉर्ब होते होंगे। तो ट्रेसर में क्या करते हैं, हम एक कंपाउंड ऐसा सेलेक्ट करते हैं, है ना, जिसमें वो एलिमेंट्स हो, नंबर वन, जो किसी बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब हो सके, स्पेशली उस टिश्यू में जिसको हमने स्टडी करना है, नॉट इन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो हर एलिमेंट तो हर टिश्यू में वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं होगा ना। तो हमें इस केमिकल को, हमारी इंटेंशन ये है कि इसमें एक वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो, नंबर वन, जो पर्टिकुलर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले टिश्यू में एब्जॉर्ब हो सके। और सिर्फ एब्जॉर्ब ना हो, बल्कि सर इस केमिकल की एक और प्रॉपर्टी ये हो कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जो क्या कर सके, इन फर्स्ट प्लेस इट कुड इमिट, इट कुड प्रोड्यूस व्हाट, द पॉजिट्रॉन इन द टिश्यू। तो करते क्या है, जैसे फर्स्ट बहुत छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो उसी ग्लूकोज में हम अगर एक ऑक्सीजन को किसी रेडियोएक्टिव फ्लोरीन से रिप्लेस करवा दें, है ना, तो पहले इसका मतलब सर इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेसर को, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, ऐसे नहीं बना के रख दें और जब जरूरत होगी इसको पिला दें जनाब स्कैन के लिए, नहीं। क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स होंगे, इनमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऐसे होंगे जिनकी हाफ लाइफ जो फ्यू आवर्स की होगी, कि हम नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी पर्सन की बॉडी के अंदर से गैमा रे रेडिएशन इमिट होते रहे और रेडियोएक्टिविटी कंटिन्यू करे। तो कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसकी हाफ लाइफ 1-2 आवर्स की हो, और विद इन अ डे और टू बॉडी से क्या हो, मैक्सिमम जो है वो डिप्लीट हो जाए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऐसा बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा सर, रिएक्शन के थ्रू किसी एक एटम को या मोर देन वन एटम्स को आप क्या करेंगे, उसके रेडियो एक्टिव काउंटर पार्ट से सिमिलर एटम जो कि रेडियो आइसोटोप होगा उससे रिप्लेस करा देंगे, सिमिलर न्यूक्लियस फ्रॉम द रेडियो आइसोटोप फैमिली उससे रिप्लेस करा देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव फ्लोरीन से रिप्लेस करवा देते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सर रेडियोएक्टिव फ्लोरीन से आपने बगैर सोचे समझे रिप्लेस करा दिया, नहीं, इसको पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया होगा कि इससे ग्लूकोज की केमिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो ट्रेसर ऐसा होना चाहिए, यस, उसमें कोई एक सब्सटेंस आपके पास रेडियो आइसोटोप हो, रेडियोएक्टिव हो, और उससे उसकी केमिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क ना पड़े।
केमिकल एक्टिविटी पे फर्क ना पड़ने का मतलब कि अगर ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय द ब्रेन, तो इवन द ग्लूकोज व्हिच कंटेन रेडियो आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन, इट हैज टू बी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेन इन द सेम वे एज वेल, है ना। आयोडीन नॉर्मली अगर आप जो है वो इनटेक लेते हैं, आयोडीन का कोई मील लेते हैं, आयोडीन का कोई कैप्सूल लेते हैं इससे, तो आयोडीन अगर रेडियो आइसोटोप नहीं है तब भी एब्जॉर्ब होते हैं थायराइड ग्लैंड्स में। अगर उसको रिप्लेस करवा दें रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन से, तो सर रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन वो भी थायराइड ग्लैंड्स में ही एब्जॉर्ब होगा, है ना। पोटेशियम नॉर्मली ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो जो रेडियो आइसोटोप ऑफ पोटेशियम होगा वो भी ब्लड में ही एब्जॉर्ब होगा टू आइडेंटिफाई द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड। तो हमें कोई ऐसा ट्रेसर यूज करना होता है जिसमें नंबर वन, फ्रेशली हम क्या करते हैं, few atoms of it को replace करा देते हैं with the radioisotopes such that their chemical activities are not affected, उनकी chemical activities पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। chemical activity पे फर्क ना पड़े, they should be absorbed in the tissue, और टिश्यू में एब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि सर chemical activity पे फर्क नहीं पड़ा, जिस तरह नॉर्मल आइसोटोप एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी रेडियो आइसोटोप्स वाले जो केमिकल्स होंगे ये भी सेम वे में ही एब्जॉर्ब होंगे, बट soon afterwards they'll do what, they will emit subatomic particles like positron in the tissue, और वो पॉजिट्रॉन फिर क्या करेगा सर, बॉडी में ऑर्गन में टिश्यू में ट्रैवल करके इंटरेक्ट करेगा विद द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज अ ट्रेसर? ट्रेसर हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, कंपाउंड है विच कंटेन्स वन रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ट्रेसर के पास क्या होता है जनाब, सबसे पहले तो ये एक कंपाउंड है विद रेडियो आइसोटोप, ठीक है। फिर क्या प्रॉपर्टी, अगर रेडियो आइसोटोप है तो इसको आप क्या करते हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे सर, अगर सॉलो करवाया जा सकता है मेडिसिन की फॉर्म में तो सर सॉलो करवा देते हैं, है ना। अगर ब्लड की जैसे अगर इंजेक्ट किया जा सके तो मे बी इंजेक्ट करवा देते हैं, तो इट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी आइदर बाय अलाउइंग इट टू बी सॉलोड और थ्रू द इंजेक्शन, बॉडी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, है ना। अच्छा, इससे फिर होगा क्या सर, ये एब्जॉर्ब करेगा कौन, इट इज एब्जॉर्ब बाय द टिश्यू बीइंग स्टडीड और इन्वेस्टिगेटेड, ये उस टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। और नंबर टू सर, इस केमिकल कंपाउंड की केमिकल एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, केमिकल कंपाउंड की केमिकल एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हाफ लाइफ होनी चाहिए इसकी कितनी होनी चाहिए, अप टू फ्यू आवर्स की। क्यों फ्यू आवर्स की हाफ लाइफ क्यों होनी चाहिए सर, ताकि जो पेशेंट है और जो मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो भी क्या रहे, सेफ रहे। वरना तो अगर पर्सन की बॉडी से जो रेडियोएक्टिव आयनाइजेशन अगर इमिट होती रहेंगी तो पर्सन के अपने ऑर्गन्स उससे अफेक्ट हो जाएंगे। गैमा रेज आयनाइजिंग होती है ना, तो इवन एक्सरेज इतनी आयनाइजिंग होती है तो गैमा रेज उनसे भी ज्यादा आयनाइजिंग है। तो हम चाहते हैं कि मेडिकल स्टाफ का और पेशेंट का जो एक्सपोजर टू द रेडिएशन है वो मिनिमाइज रहे, है ना। सो ये ऐसी हाफ लाइफ वाला रेडियो आइसोटोप सेलेक्ट किया है ताकि जो एक्सपोजर टू रेडिएशंस है शुड बी मिनिमम, है ना। सिर्फ इतना हो कि टेस्टिंग हो जाए, है ना, बॉडी में। जैसे फॉर सपोज अगर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने में अगर 1.5 आवर लगता है, 2 आवर्स लगता है, तो एटलीस्ट सर इतना हो कि जब 2 आवर्स के बाद टेस्ट कर रहे हो तो पूरी बॉडी में जहां जहाँ पे ब्लड जाना है या हार्ट के थ्रू जाना है, तो हार्ट उसको जब तक पंप करे तो वहां तक उसके ट्रेसेस हो, पता चले कि जितनी देर में पूरी बॉडी में वो पोटेशियम जो है वो सराउंड कर रहा है उतनी देर में रेडियो आइसोटोप की कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म हो गई है ना। तो यस ऑफ कोर्स जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, इसके स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं, एंड दे गेट टू नो कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन कितने मील के साथ ऐड करवानी है और बॉडी में इंट्रोड्यूस करवानी है, किस मैनर में इंट्रोड्यूस करवानी है। फिर इसको जब रीड करना है, स्टडी करना है, तो सर किस तरह से रीड करना है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, जैसे आई नेम्ड अ कपल ऑफ देम। जैसे पोटेशियम वो ब्लड कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, आयरन को जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, आयोडीन को थायराइड ग्लैंड्स की में क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अगर थायराइड ग्लैंड्स का गॉड फॉरबिड किसी को कैंसर हो तो वहां की केमिकल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडीन यूज करते हैं। और टेक्नीशियम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके जो ट्रेसेस होंगे रेडियो आइसोटोप के साथ
वो स्केलेटन्स को या हार्ट मसल्स को या ब्रेन को या थायराइड ग्लैंड्स को, इन सबको स्टडी करने के लिए टेक्नेटियम 99 ये आइसोटोप जो है वो यूज हो सकता है। खैर, यू डोंट नीड टू बी रिमेम्बरिंग दिस ऑल। हाँ, ये ट्रेसर क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आया है कि व्हाट इज मेंट बाय द ट्रेसर। तो ट्रेसर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है which is to be introduced into the body, which is absorbed by the tissue being studied, और it contains, एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो यहाँ पे शायद मैंने मिस आउट कर दी, यस इट्स अ कंपाउंड विद रेडियो आइसोटोप, है ना, जो कि बॉडी में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक तो सबसे पहले हमें एक ट्रेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर, क्योंकि इस पैट स्कैन में ट्रेसर इज अ मेजर माइलस्टोन के सर, इसके बगैर हम ये पैट स्कैन परफॉर्म नहीं कर सकते। Then, in order to understand what happens after the tracer is introduced in the body, we need to be understanding another important physical phenomena, which is called as what? Annihilation. Now, what is this annihilation? देखिए, whenever a particle meets its anti-particle, sir, we have done particle physics, so in that we studied that for particle there exists their anti-particles as well. क्या होते हैं anti-particles? They possess same properties as that of a particle, but just with one difference कि sir इनका nature of charge क्या होता है, opposite होता है। तो if we have a particle, तो उसका anti-particle, जैसे for electron we have anti-electron or positron, for proton we have anti-proton, for neutron we have anti-neutrons, है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि इनके चार्जेस ऑपोजिट हैं तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम, तो इनको एक दूसरे की तरफ मूव करवाने की भी जरूरत नहीं है। इवन इफ दे हैव zero kinetic energy, so whenever they meet each other they will definitely interact with each other, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेंगे सर, ये एनाइलेट करेंगे। एनाइलेट का मतलब होता है सर अपनी आपको सेक्रीफाइस कर देंगे, इनका जो कंप्लीट मास है, दोनों का कंबाइंड मास वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड दे विल प्रोड्यूस व्हाट, 2 गैमा रे फोटॉन्स, जिनका ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, और दोनों गैमा रे फोटॉन्स कैसे ट्रैवल करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री अपार्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि सर पार्टिकल मीट्स इट्स एंटी पार्टिकल एंड ओनली 1 गैमा रे फोटॉन इज प्रोड्यूस, नहीं, दिस इज नॉट एनाइलेशन, है ना। If they have to meet, then if particle interacts with the anti-particle, then 2 gamma ray photons will be produced, है ना, और those 2 gamma ray photons will have to be traveling in opposite direction with equal energy and momentum। ऐसा नहीं है सर कि कोई एक gamma ray photon की एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई है, दूसरे वाले की एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम है, नहीं, दोनों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, तो सर ये पॉसिबल है ना। अच्छा, अब जरा इसके बारे में बिफोर वी अप्लाई दिस ऑन द पैट स्कैन, जरा एनाइलेशन को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जैसे फॉर सपोज इफ वी टेक द एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज -1 and mass, means relative mass equal to 0, when it meets its anti particle like a positron, है ना, जिसको हम बीटा प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका इसका चार्ज होता है +1 और रिलेटिव मास इसका भी ऑलमोस्ट क्या है, 0। तो सर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस annihilation of pair, 2 gamma ray photons are produced, और दोनों gamma ray photons ने opposite direction में travel करना होगा। तो अब देखिए how is this possible। तो भाई किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए आपने एस में पढ़े थे, there has to be certain phenomena which have to be conserved, जैसे कि चार्ज कंजर्व होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या चार्ज कंजर्व है, is the charge conserved in this activity? हाँ भाई, बिफोर एनाइलेशन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलेटिव चार्ज -1, पॉजिट्रॉन का +1, दोनों ऐड होंगे 0 हो जाएगा, और 2 गैमा रे फोटॉन्स, उन दोनों के तो चार्जेस क्या हैं सर, वैसी 0 0 हैं, तो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, तो विच गॉट टू बी कंजर्व्ड, है ना। अच्छा, ये जो 2 गैमा रे फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं सर, ये एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं, है ना, इनके पास एनर्जी होगी मगर मास नहीं है ना, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट पोजेस एनर्जीज, दे पोजेस मास।
तो उसका मतलब सर यहाँ पे वैसे भी आपको पता है कि सब एटॉमिक लेवल पे और न्यूक्लियर लेवल पे मास कंजर्व नहीं होता, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बल्कि मास एंड एनर्जी ऑल टुगेदर कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज कंजर्व होती है? मास एनर्जी ऑल टुगेदर, है ना। तो सर यस, बिफोर एनाइलेशन वी हैव मोर मास, जीरो एनर्जी। आफ्टर एनाइलेशन we have zero mass but all the energy, है ना? और अगर उस एनर्जी को जमा करें सर तो वो मास एनर्जी के इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा ऑफ द पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। वो मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। तो नाउ हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, दिस इज इंपॉर्टेंट, वी शुड बी नोइंग कि सर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लेट्स फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस और किस एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ये गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड in annihilation of electron and positron, you know. Sorry. We know that when mass is converted into energy, so we have a relationship which relates mass energy equivalency, और वो क्या relation है? It's E is equals to delta mc square, where delta m represents what? सर ये वो लॉस मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है ना। जी बेटा, ये मास डिफेक्ट के बराबर है। अगर न्यूक्लियस की नहीं बात करें तो मास डिफेक्ट होता है ना। न्यूक्लियस की नहीं अगर बात करें कि कितनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी नहीं मास डिफेक्ट है। वैसे अगर जैसे पार्टिकल मीट्स इंटरेक्ट्स विद इट्स एंटी पार्टिकल, तो फिर ये डेल्टा एम क्या होगा? तो ये सर दोनों का कंबाइंड मास होगा। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का दोनों का मास सेम होता है कितना? 9.11 10 to the power minus 31 kg. Now please get hold of your calculators. और C होती है क्या? Value of speed of light in vacuum. तो 3.0 10 to the power 8 meter per second. Now how much energy will be produced? तो सर एनर्जी प्रोड्यूस के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो टोटल मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन दोनों मिला के सर मैं 2 times 9.11 10 to the power minus 31 कंसिडर कर लेता हूँ, and let's multiply it with the speed of light. क्या आंसर आएगा बेटा? Can you just quickly calculate it? How much will be the energy produced in joules, because I've considered mass in kilogram and speed of light in meter per second. 1.64 1.64 into 10 to the power minus 18 minus 13 joules. ठीक है सर, हमारे अब लेवल पे क्योंकि ये 18 minus 18 joules. minus 18 joules. Are you sure बेटा? ये स्क्वायर किया आपने? मुझे एक मिनट, minus minus 31 है, मैं 36 लिया बेटा। जी 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 जी, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। -13 है। minus 13 13 है, क्योंकि 13। क्योंकि मेगा जूल्स के ऑर्डर में आती है, इसमें -18 जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा काफी, है ना। तो सर जूल्स में दिस वैल्यू अपीयर्स टू बी वेरी स्मॉल, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इफ यू रिमेंबर द रिलेशन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा? 9.34 1.6 10 टू द पावर, नहीं वो तो मास के फॉर्म में होता है ना। जूल से अगर रिलेशन निकालना हो, अगर मास लॉ से निकालना हो तो हम कर सकते थे वो, और वो भी मास फिर यू में होना चाहिए। तो अभी मैंने ये जो मास लिया है किलोग्राम में लिया है, तो रिमेंबर दैट वो रिलेशन मास इन यू के लिए। तो 1.6 10 टू द पावर -13 जूल्स के बराबर होता है। तो कितनी एनर्जी हो गई? तो सर ये हो जाएगी 1.64 इंटू 10 टू द पावर -13 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -13। क्या आंसर आएगा? हो जाएगी 1 अराउंड ऑलमोस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है ना सर। तो ये टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी होगी? ये तो दोनों की मिला के एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी होगी सर? यस, 1.64 10 टू द पावर -13 डिवाइडेड बाय 2 और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2। क्या आंसर आता है? जूल्स में भी बता दीजिए, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मैं खुद ही फाइंड कर लेता हूँ सर। ये हो जाएगा तकरीबन 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जूल्स में कितना हो जाएगा? 8.2 एक्सपोनेंट 40 -40 8.2 एक्सपोनेंट -40। अब ये सर ये जूल्स में है, क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इतनी एनर्जी का जो फोटोन होगा वो किस रेंज में लाई करेगा? हो सकता है किसी और वेव का फोटोन हो, है ना। hc/λ।
तो कैसे सर फाइंड आउट करेंगे? यस, एच सी ओवर लैम्डा कितनी बनती है बेटा इसकी, अगर लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें विद दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो लैम्डा बराबर होगा किसके? एच सी। व्हाट इज द साइज ऑफ एच? क्या है भाई फिलहाल को? 6.63 exponent minus 6 34. पॉइंट शाबाश 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, सी की वैल्यू 3.0 10 टू द पावर 8 और 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। बेटा कितनी आ रही है वेवलेंथ? आप चाहे तो वेवलेंथ निकाल लें, चाहे फ्रीक्वेंसी निकाल लें, दोनों से आइडिया कर सकते हैं कि सर ये किस रेंज में लाई करेगा। हमें ज्यादा वेवलेंथ से ही मेरे ख्याल में ये इसमें याद करवाई थी आप लोगों को, तो वेवलेंथ इज मच बेटर एंड कन्वीनियंट फॉर मी एज वेल। क्या साइज आ रहा है बेटा वेवलेंथ का? 2.42 2.42 exponent minus 12. अब -12 मीटर। हाँ भाई, ये ऑर्डर किस वेव की वेवलेंथ का होता है? सर मैंने सुना किसका? सर एक्सरे? एक्सरे का भी होता है, एक्सरे का भी होता है और गामा रेस का भी होता है ना। तो फिर ये कौन से वाले होंगे सर? ये गामा रे फोटॉन्स होंगे, है ना। तो एक्सरे जो है वो 10 की पावर -10 से लेके अप टू 10 टू द पावर -12 तक होती है। बहुत हाई एनर्जी वाली एक्सरेज होंगी ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई एनर्जी वाली। और गैमा रे फोटॉन्स 10 की पावर -11 से लेके 10 की पावर -14 मीटर तक की जो है वेवलेंथ के हो सकते हैं। तो सर यस, ये आपके पास फिर which is a typical wavelength of 2.4 सर picometer। एएस में हमें पता होना चाहिए था जी फ्रीक्वेंसी और बेटा, वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसमें हमने आपको कहा था कि वेवलेंथ याद कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो फ्रीक्वेंसी सकती है, निकल उसकी जाएगी। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो तकरीबन ये 10 की पावर 20 हर्ट्ज के करीब है। अगर आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, है ना, जरूरत नहीं है। मगर अगर फिर भी कंफर्मेशन करनी हो कि 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज के ऑर्डर में है, तो दैट इज अ टिपिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमा रे फोटॉन्स। तो ये गैमा रे के ही दो फोटॉन्स होंगे, किसी और के नहीं हो सकते। हाँ, तो जनरली वैसे भी एनाइलेशन में व्हेन masses annihilate means particles interacting with their antiparticles and producing into photons, तो सर वो एनर्जी इतनी हाई होगी कि जो गैमा रे फोटॉन्स की ही फॉर्म में हो सकती है। ऐसा नहीं कि विजिबल लाइट के फोटॉन प्रोड्यूस हो जाए, है ना। तो उसकी नहीं, या तो फिर मास बहुत ही कोई और भी इससे ज्यादा कम हो, मगर ऑलरेडी देखो इतने कम मासेस के साथ भी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सर, एक तो ये कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, नंबर वन। नंबर टू, एक और चीज कंजर्व होती है इस तरह के रिएक्शंस में, वो क्या है? मोमेंटम। हाँ भाई, पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों का मास क्या है? दोनों का मास क्या है? Same सेम है, है, सेम है ना। तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा? वो भी सेम हो जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? वो जीरो हो जाएगा सर। अगर दो बॉडीज इक्वल मासेस की जो है वो, और अच्छा वैसे भी हमने कहा है कि सर ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों क्या है, ये मूव नहीं कर रहे, इनका नेग्लिजिबल मोमेंटम है ना। दे आर एट रेस्ट, इनकी नेग्लिजिबल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दे डू नॉट नीड टू बी मूविंग। ऐसा नहीं कि किसी प्रोटॉन को न्यूक्लियस के ऊपर हिट करवाने से तो उनको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्सन होगी। मगर ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो ये तो सिर्फ जैसे ही मीट करेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम, ये एनाइलेट कर देंगे। तो दे डू नॉट नीड टू बी हैविंग सम इनिशियल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इनका टोटल इनिशियल मोमेंटम जीरो है। For the nuclear reaction to be taking place, this annihilation to be taking place, the total final momentum should also be zero. और total final momentum zero कब होगा सर? जब दोनों photons equal energy के साथ opposite direction में travel करेंगे, है ना। So this energy, this angle got to be 180 degree। ऐसा नहीं हो सकता सर 180 से 179 भी हो जाए, है ना, 181 हो जाए। अगर ये एंगल 180 के अलावा मींस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो सर क्योंकि इनके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। टोटल फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं होगा तो टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर नहीं होगा, और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो कंजर्व नहीं होगा, है ना। तो भाई देखो, ये जो आपने भी एनर्जी फाइंड आउट की है, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि सर ये जो गैमा रे फोटॉन्स हैं उनकी सारी एनर्जी यही वाली है। हो सकता है इससे ज्यादा एनर्जी, हो सकता है इससे कम एनर्जी हो। तो मेरे पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि सर ये जो आपने फाइंड आउट की है एनर्जी की वैल्यू,
एक गैमा रे फोटोन की इट्स 8.2 10 टू द पावर -14 और दोनों की मिला के कितनी है 1.64 10 टू द पावर -13। तो आई एम प्रोफेसिंग दिस, आई एम क्लेमिंग दिस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सर मैं कंसिडर कर रहा हूँ गैमा रे फोटॉन्स की सारी एनर्जी कहां से आई है, इट हैज कम फ्रॉम द लॉस ऑफ मास। अगर मास लॉस नहीं हुआ, पार्टिकल के अलावा मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी थी, जो फिर जो एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन जो होती वो इससे भी ज्यादा होती है ना। तो यस, ये एनर्जी की वैल्यू दो गैमा रे फोटॉन पोजेस कर रहे हैं बिकॉज इनकी टोटल इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम 0 है। और इनकी सारी एनर्जी कहां से आ रही है, ये तो मैंने लॉस इन मास से फाइंड आउट की है। हाँ, अगर ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव भी कर रहे थे, मींस इफ दे हैड सम काइनेटिक एनर्जीज एज वेल इनिशियली, तो सर फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है गैमा रे फोटॉन्स की वो फिर इससे भी ज्यादा होती है। तो अगर इससे ज्यादा वाली अगर हमें रिसीव होगी तो उसका मतलब क्या है सर, कि वहां पर आपने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या करवाया है, शूट कराया है, बम्बार्ड करवाया है। द पार्टिकल्स इनिशियली हैव सम काइनेटिक एनर्जी। जस्ट अ सेकंड। यस, अब क्वेश्चन अगर आता है कि भाई कि व्हाई द काइनेटिक, व्हाई द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हम बताएंगे कि बिफोर एनाइलेशन the kinetic energy of electron and positron was nearly equal to zero, was equal to zero. The energy of the photon produced or released has come from the loss of the masses of positron and the electron, है ना। इसीलिए इसके पास ये एनर्जी है। अगर एडिशनल एनर्जी पहले मूवमेंट वाली एनर्जी होती है तो फिर एनर्जी ऑफ फोटोन इस वाली वैल्यू ऑफ एनर्जी से क्या होती है बेटा, ग्रेटर होती, ज्यादा होती है। चलिए, ये वाली बात क्लियर है कि एनर्जी क्यों इसके बराबर है। एनर्जी ऑफ फोटोन वाला दोबारा बता दो। एनर्जी ऑफ फोटोन वाला दोबारा बता देते हैं भाई कि अभी ये जो आपने एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये वाली एनर्जी की वैल्यू कहां से आई, दिस हैज कम फ्रॉम दी लॉस ऑफ मास। कि सारा मास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड जितना मास बन रहा था वो सब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, एनाइलेट हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू एनर्जी। अच्छा, इस अगर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास अपने मासेस के लॉस के अलावा कोई और भी एनर्जी होती है ना, जैसे वो मूव भी कर रहे थे एक दूसरे के टुवर्ड्स, इवन इफ दे हैड सम काइनेटिक एनर्जीज, तो फिर जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन प्रोड्यूस होती वो इस वाली वैल्यू से क्या होती, ग्रेटर होती है ना। तो अगर 8.2 into 10 to the power -14 जूल्स की एनर्जी इज बीइंग possessed बाय वन फोटोन, है ना, तो सर इसका मतलब ये सारी एनर्जी ये तो वो है जो सिर्फ लॉस इन मास की वजह से मिली है। अगर ये मूव कर रहे होते तो फिर एनर्जी ऑफ अ फोटोन 8.2 एक्सपोनेंट -14 नहीं होती, बल्कि इससे क्या होती, ग्रेटर होती, 8.3 8.4 9.2 9.6, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 10 की पावर -14, बस इससे ग्रेटर वैल्यू होती है। यस, इट शोज के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या था, दोनों का 0 था। इसीलिए फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और फाइनल मोमेंटम बेटा 0 कब होगा, जब दोनों फोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल मोमेंटम के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मूविंग वेव्स या पार्टिकल्स का भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। रिमेंबर द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सर उसने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है। इसी तरह मूविंग फोटॉन्स के पास भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम और एनर्जी का आपने जो है वो रिलेशन पढ़ा था ना। तो सर वो इनवर्स रिलेटेड होते हैं, जितनी एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उतना मोमेंटम जो है वो कम होगा। तो यस, फोटॉन्स के पास एनर्जी है, मोमेंटम भी है, इनके पास बहुत कम है, बट यस दे डू हैव मोमेंटम। इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम 0 होना चाहिए फॉर द मोमेंटम टू बी कंजर्व, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन द टू फोटॉन्स दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों फोटॉन्स कैसे मूव करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। So yes, with the background knowledge of tracers, what are tracers, how are they used, what are their function, and with the basic concepts of annihilation, now we may try to understand how does a PET scanner work. Chali. The PET scanner. Or suppose we have our patient here. ठीक है, और he will be inside this donut shape of a detector.
बिल्कुल अपीयरेंस में ये सिटी स्कैन जैसे स्कैनर की तरह ही होता है। इफ आई कुड शो इट सर, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता पैट स्कैनर का। इसी तरह डोनट शेप जो ये मशीन होती है, हाँ बस ये कि सर यहाँ पर सिटी स्कैन में सोर्स वाज प्रेजेंट एट वन साइड और ऑपोजिट साइड पे डिटेक्टर थे। यहाँ पर जो डिटेक्टर का एरे होगा वो पूरा 360 डिग्री अराउंड होगा, है ना। और क्योंकि यहाँ पे सोर्स आउटसाइड नहीं है, सोर्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एज इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसर। तो सोर्स यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे ये सारे जो मैंने अराउंड बनाए हुए सारे क्या हैं, दीज आर द एरेज ऑफ डिटेक्टर। ये सारे डिटेक्टर्स हैं which are connected to of course what some computers, just to give you an idea symbolically, है ना। now फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, हम पेशेंट को ट्रेसर सॉलो करवाएंगे या मे बी थ्रू द इंजेक्शन उसकी बॉडी में ट्रेसर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ट्रेसर जनाब डिपेंडिंग के कौन सा उसमें कंपाउंड है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्पेशली इन द टिश्यू, जिसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है। फिर विद इन फ्यू सेकेंड्स वो जो ट्रेसर है कोई ना कोई तो सर उसमें डिके प्रोसेस होगा। और क्योंकि आप फिक्स तो कर नहीं सकते, रेडियोएक्टिव डिके इज रैंडम इन नेचर, मगर लाइकली चांसेस तो हैं सर, इतनी एक्टिविटी तो होगी कि जैसी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो फौरन से क्या करे, तो कुछ टाइम के बाद क्या करे, टिश्यू में एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिके करे। कौन सा डिके करे, बीटा प्लस डिके करे। जैसी बीटा प्लस डिके करेगा तो टिश्यू में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। और इंटरैक्ट करने के बाद क्या करेगा सर, टू गामा रे फोटॉन प्रोड्यूस करेगा। फॉर सपोज इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ है जनाब, ऑर्गन जो है वो या टिश्यू में ट्रेसर एब्जॉर्ब हुआ है ना, ट्रेसर जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है। अब जैसे ही ट्रैवल करता है सर फॉरन से, मतलब कोई ज्यादा उसको नहीं, लेस देन अ मिलीमीटर ही ट्रैवल करेगा, फॉरन से गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे एंड द टू गैमा रे फोटॉन्स विल बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विल बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन होगी, क्योंकि दोनों डिटेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये अलर्ट हो जाएंगे कि भाई यहाँ पर इन्होंने डिटेक्ट किया है। तो कंप्यूटर को पता है जनाब कि क्योंकि इन दोनों डिटेक्टर्स के ऊपर डिटेक्शन हुई है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन दीज टू ऑपोजिट डिटेक्टर्स। तो ये एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बना, है ना। तो उसको नहीं पता कि अभी कहाँ से आ रहा है ना। पहले तो उसने क्या किया, बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ दीज टू गैमा रे फोटॉन्स वो क्या करेगा, इनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करेगा एंड फर्स्ट इट विल ट्राई टू बिल्ड अ लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ऑल्दो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट सर कंप्यूटर तो 1/1 पार्ट भी जो है वो डिटरमाइन कर सकता है कि अगर कोई डिले होगा, लैग होगा 1/1 पार्ट में, तो वो भी डिटरमाइन हो सकता है। तो सर फॉर सपोज एक डिटेक्टर जो है वो टिश्यू से क्लोजर है, दूसरा डिटेक्टर क्या है, टिश्यू से फार डिस्टेंस पर है। तो अब जो दो गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे वो एक डिटेक्टर में अर्ली पहुंच जाएंगे, दूसरे डिटेक्टर में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो टाइम लैप्स होगा between the two detectors being energized, तो इस टाइम डिले से वो क्या करेगा, वो एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर सकता है। उसने पहले लाइन ऑफ रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करी, फिर एक डिटेक्टर पे रीडिंग अर्ली आई, दूसरे डिटेक्टर पे थोड़ा सा डिले आया। इस टाइम डिले से उसने क्या आइडेंटिफाई किया, सर एग्जैक्ट वो तो पोजीशन स्पीड ऑफ लाइट से फ्रॉम वेयर। ट्रैवल करता है ना फोटोन, हाँ बिल्कुल, तो स्पीड ऑफ लाइट तो 10 की उसमें पावर कितना 8 के फर्क ऑर्डर में होती आएगा? है। 10 की पावर 8 के उसमें जितना भी है, कंप्यूटर तो उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, काफी तेज मैग्नीफाई कंप्यूटर है। कर सकते हैं जी। इसीलिए तो सुपर कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड इनके लिए, है ना। नॉर्मल कैलकुलेटर पे बैठ के या हम अपने हाई रिएक्शन टाइम के डिफरेंस के साथ तो डिटेक्ट नहीं कर रहे उसको ना, इसी ने जी कंप्यूटर के ऊपर डिटेक्शन लगाई हुई है ना। तो फर्स्ट अ लाइन ऑफ रिस्पॉन्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द टू डिटेक्टर्स, then using the time lapse between the two photons arriving at two detectors, the position on the line of response can be established. अच्छा, अब एक बीटा प्लस तो जो है वो इमिट नहीं हुआ था, बहुत सारे इमिट होंगे, वो बहुत सारे उनसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो मिलियंस ऑफ सच लाइंस ऑफ रिस्पॉन्स कैन देन बी एस्टैब्लिश्ड। और टाइम लैप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं सर, टाइम लैप्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल एक्टिविटी किस रीजन में हो रही है, किस 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 तरह के टिश्यू से ऑब्जर्व होकर आ रही है। क्योंकि अगेन जो गैमा रे फोटॉन्स भी मूव कर कर आएंगे, वो उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंसिटी जो है वो टिश्यू में एब्जॉर्प्शन के बाद चेंज होती जाएगी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन सारे एब्जॉर्ब गैमा रे फोटॉन्स की बेसिस पे एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करेगा, और वो इमेज आपको आइडिया देगा
सबसे पहले तो केमिकल एक्टिविटी किस रीजन में हो रही है, कितनी हो रही है ना, और ये केमिकल एक्टिविटी इंडिकेट कर सकती है मे बी बिल्डिंग अप ऑफ ट्यूमर को, कैंसर को, इंक्रीज हो रहा है उसका रेट, डिक्रीज हो रहा है, कर्टेल हो गया है, किस स्टेज पे है, ये सारे पॉइंट उससे आइडेंटिफाई हो सकते हैं, है ना। तो अ सेट ऑफ डाटा फॉर द पेट स्कैन, उसमें इस तरह के बहुत सारे मिलियंस ऑफ सच स्कैन्स होंगे, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स होंगे, हाँ डिटेक्टर्स बाहर होंगे, और जो सोर्स है अब वो बाहर से नहीं है बल्कि बॉडी के इनसाइड से आ रहा है। कंप्यूटर्स क्या करता रहेगा, ये जितनी भी डिटेक्शंस होंगी इनको पहले तो अपने पास स्टोर करता रहेगा, स्टोर करके फिर अगेन वो एडअप करेगा, किसी एक स्लाइस का इमेज फॉर्म करेगा। इसलिए ये भी क्या है, टोमोग्राफी है, कि इमेज ऑफ अ स्लाइस इज बीइंग बिल्ड अप। और फिर सर बस ये कि मल्टीपल जो है वो रेडिएशंस आती जाएंगी, क्योंकि अभी पहले फर्स्ट स्लाइस का हुआ है, फिर ऑफ कोर्स इसको आप मूव कराएंगे रिलेटिव टू द बॉडी और द टिश्यू टू द नेक्स्ट स्लाइस, तो उससे होगा। तो उसमें भी इसी तरह के जो स्कैन्स आ रहे होंगे, उनसे भी क्या करेगा सर, ये इमेज को बिल्डअप करता जाएगा। तो दिस वाज दी पैट स्कैन। तो पैट स्कैन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ दो बेसिक फिलॉसफी चाहिए, एक ट्रेसर का एक्शन, दूसरा एनाइलेशन। उसके बाद बॉडी के अंदर इसका काम बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, किसी ट्रेसर को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉडी के अंदर, सॉलो करवाएंगे या इंजेक्ट करवाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू के अंदर। जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो द डिके एक्टिविटी विल टेक प्लेस, पॉजिट्रॉन विल बी इमिटेड, दोस पॉजिट्रॉन विल बी इंटरेक्टिंग विद द इलेक्ट्रॉन्स इन द टिश्यू, और जिसकी वजह से annihilation will occur and two gamma ray photons will be produced. Now the two gamma ray photons will be traveling in opposite direction with equal energies, so they will be detected by the two detectors, and based on the detection in two opposite sides of the array, the line of response can be obtained, and based on the time delay between the two detector readings, the exact position of the activity can be found, can be determined. और सर फिर इस तरह के मिलियंस ऑफ सच जो है वो ट्रेसेस आ रहे होंगे, रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे, उनको कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और इमेज ऑफ द ऑर्गन या टिश्यू को जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द पैट स्कैनर फॉर यू। नाउ लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इट्स अ न्यूली इंडक्टेड टॉपिक, तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, मगर जो क्वेश्चन मिले लेट्स सी आर वी एबल टू सॉल्व देम और नॉट। सर पॉइंट्स ये ही सारे लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था ना 22 में। जी 22 में आ चुका है ये। जो सिलेबस में जो इससे पहले लास्ट चेंज आया था ये उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन ही नवंबर 2022 का है। फोटो हो सकता है किसी और इसमें भी आया, मैंने बस दो तीन ही आपके साथ इसमें शेयर किए फाइल में, इन्हीं को देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। A positron emission tomography PET scanning involves the detection of gamma ray radiation in order to identify the position of origin of positrons in the body. Positrons are not naturally present in the body. Explain how positrons come to be present in the body during the PET scanning. हाँ भी कहाँ से आ रहे थे बॉडी के अंदर ये positrons? ट्रेसर्स जो है रेडियो इंजेक्ट एक्टिव करके ट्रेसर। ट्रेसर्स के साथ। बिल्कुल सर। तो सर वो जो केमिकल कंपाउंड है इसको हम क्या कहते हैं, tracer, which contains some radioactive nucleus substance. It is introduced in the body, or that tracer, as a result of radioactive decay, emits what? The positron or beta plus particles. लिखवाने की जरूरत है? सर लिखवा दें। चलिए लिखवा देते हैं। तो सर ये कहाँ से आते हैं? Explain how the positrons come to be present in the body. So a chemical compound containing radioactive substance called as tracer is introduced in the body the tracer emits beta plus, इसको क्या कहते हैं, positron, as a result of beta plus decay या positron decay. Got it? Explain how
two positrons, sorry, how positrons cause the emission of gamma ray radiation from the body during the PET scanning. अब ये positron से gamma ray radiation कैसे produce होती है? They interact with the electrons in the body, Hmm. resulting in हाँ, tissue. They yes. annihilation. So positrons they interact with the electrons in the tissue. Number one, as a result of which annihilation occurs. Annihilation take place. और अब इसमें mention करेंगे देखिए 3 marks का है ना? तो annihilation में क्या होता है? दोनों particles का जो combined mass है वो convert हो जाएगा किसमें? Into energy. किस form में होगी वो energy? किस form में होगी energy? In the form of Kinetic. 2 gamma ray photons की form में traveling in opposite direction. तो important है भाई annihilation के लिए ना कि particle interacting with its antiparticle converting into energy which will come from the combined masses of 2 particles, and as a result of this 2 gamma ray photons will be produced which will be traveling in opposite direction. लिखवा दें इसका आंसर भी. So positron interacts with electrons in the tissue. So annihilation of electron positron pair occurs the combined mass of 2 particles, नाम भी लिख सकते हैं, electrons and positron, is converted into 2 gamma ray photons. Converted into energy in the form of 2 gamma ray photons, वो भी लिख सकते हैं. Mentioning of 2 gamma ray photon, that is important. Excuse me. Sorry, can we move to the next part? Show that the wavelength of gamma ray radiation that is detected during PET scanning is approximately 2.4 picometer and explain your reasoning. देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको find out किया था. The wavelength associated with the gamma ray photons which are produced. तो क्या करते हैं और उसकी explanation भी करनी है. तो आपको पता है कि annihilation of electron positron it produces कितने 2 gamma ray photons. तो एक gamma ray photons की एनर्जी क्या होगी? वो जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका हाफ होगी. तो भाई इसको चाहे तो मेंशन कर दें कि यहाँ पे जो एनाइलेशन, क्योंकि 4 मार्क्स है, वी डोंट नो कि सर क्या स्टेप्स होंगे, तो जितनी मैक्सिमम इसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, दैट विल बी गुड टू सपोर्ट योर मार्क्स. सो क्योंकि जो एनाइलेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन produces 2 gamma photons. So total energy release कितनी होगी पहले तो? Will be 2 into 9.11 10 to the power minus 31 times 3.0 10 to the power 8 का स्क्वायर. Now next step क्या है? एक गैमा रे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? उसको सर डिवाइड बाय 2 करा देंगे और फिर उसके बाद वेवलेंथ के लिए काम करेंगे. तो एनर्जी ऑफ 1 photon it will be equal to 2 into 9.11 10 to the power minus 31 3 exponent 8 का square divided by 2. Now energy of a photon किसके इक्वल होता है सर? It is equals to hc over lambda. So yes. और बाकी स्टेप्स तो आप फिर कर सकते हैं कि सर क्या वेवलेंथ होगी इसकी.
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बल्कि C की भी एक पावर कम हो जाएगी, 9.11, 10 to the power minus 31, 3 exponent 8 का स्क्वायर, तो C की पावर कैंसिल। सो वेवलेंथ डिटरमाइन कर लेंगे सर, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63, 10 to the power minus 34 divided by 9.11, 10 to the power minus 31 into 3 exponent 8। सो अभी थोड़ी देर पहले कितना फाइंड किया था हमने, 2.4 10 to the power minus 12 मीटर, which is 2.4 पिकोमीटर। यही शो करना था, यही प्रूफ करना था, दैट्स इट। For how many? 9 marks. This topic was again examined in Feb March 22 as well. Positron emission tomography PET scanning obtains diagnostic information from a person. The information is used to form an image. PET scanning uses a tracer. Explain what is meant by a tracer. तो काफी कर लिया भाई। Tracer is a chemical compound containing radioactive substance or nuclei that is introduced in the body and is absorbed by the tissue being studied. Even one mark नहीं भी लिख दें. It's a substance, chemical compound containing radioactive nuclei, है ना? That is introduced into the body and is absorbed by the tissue being studied. क्योंकि 1 mark का हो सकता है, radioactive nuclei यहाँ पे बताना इतना important ना हो, मगर सेम क्वेश्चन आगे कहीं 2 marks का भी आ सकता है, तो वहां पे फिर सर ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रेसर है उसमें इट मस्ट कंटेन 1 रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एज वेल, है ना? सो अभी आपसे काफी दफा जो ट्रेसर की डेफिनेशन हो चुकी है, आई एम श्योर अब आपको भी याद हो गई होगी। व्हाट इज अ ट्रेसर? इट इज अ सब्सटेंस और अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस or nuclei that is introduced into the body and is absorbed by the tissue being studied. PET scanning involves annihilation. Explain what is meant by annihilation. What is annihilation? A particle interacts with its antiparticle so that their combined mass is converted into energy in the form of 2 gamma ray photons. वैसे ये भी 1 मार्क का है, मिनिमाइज भी कर सकते थे, पार्टिकल मीट्स इट्स एंटी पार्टिकल कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। 1 मार्क की नहीं हो सकता है काफी हो, मगर अब यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में नहीं आ जाता, व्हाट इज मेंट बाय एनालिसिस, तो सर वी गॉट टू बी मोर प्रिसाइज इन दिस। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रिसाइज वाले को याद करें कि पार्टिकल इंटरैक्ट्स विद इट्स एंटी पार्टिकल, as a result their total mass is converted into energy in the form of 2 gamma ray photons। लिखवाने की जरूरत है ये आंसर्स? Sir, positron interacts with its antiparticle. Yeah, positron attracts with electron. दोनों सही है ना? अट्रैक्ट्स, इंटरैक्ट्स, है ना, रिएक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि उन्होंने सिर्फ एनाइलेशन पूछा है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के नाम ना भी लें इस वाले पार्ट में तब भी चल जाएगा। हाँ, स्टेट द नेम्स ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन द एनाइलेशन प्रोसेस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन, बस यहाँ पे सिर्फ नाम लिखने हैं, द नेम ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन। ऊपर वाले में जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनाइलेशन, दूसरे वाले में पेट स्कैन में कौन सी एनाइलेशन होती है उनके पार्टिकल्स के नाम। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज इन वन एनाइलेशन, ये भी हम कर चुके हैं सर। जो टोटल एनर्जी है इट कम्स फ्रॉम दी कंबाइंड लॉस ऑफ मास। तो सर वो एक पार्टिकल का मास डाटा शीट से देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन दोनों का मास कितना होता है, 9.11 10 टू द पावर -31, और C की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड देन अगेन वेवलेंथ ऑफ ईच गैमा रे फोटोन रिलीज, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था सर, 2.4 10 टू द पावर -12 नीचे के ऑर्डर में आएगी, है ना? तो सर यस, ये तो आइडेंटिकल क्वेश्चन है, आइडेंटिकल पार्ट है। इसका जो पार्ट डी है वो देख लीजिए, वो जरा 3 मार्क्स का है। सॉरी, explain how the gamma photons are used to produce an image। gamma rays image कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं? सबसे पहले सर जब ये एनाइलेशन अकर करती है बॉडी के अंदर, gamma ray photons प्रोड्यूस होते हैं, they travel in opposite directions। तो जो gamma ray detectors होते हैं, they are positioned, they are present outside the body, they detect those gamma ray radiations, है ना?
जब ये अराइव करते हैं डिटेक्टर्स पे, तो ये डिफरेंट टाइम्स पे अराइव अराइव करते हैं। अच्छा, पहले तो उससे पहले बताना होगा सर कि व्हेन दे arrive at the two detectors, a line of response can be established using the time delay between their arrival time at the two detectors. You know, the position, the exact position of the activity or the annihilation process can be identified. So gamma ray photons, they arrive at detectors at different times. So that can be used to determine the production of gamma ray photons, और वो जो image form होगा इससे, that will be processed ना, और उस प्रोसेस के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन में जहां पर ये केमिकल एक्टिविटी है, एब्जॉर्प्शन है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन द टिश्यू को क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्ले करा सकते हैं, उसका इमेज प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर कहते हैं तो इस वाले आंसर को मैं लिखवा देता हूँ, है ना। सबसे पहले देखिए क्या मेंशन करना होगा, गैमा रे फोटॉन्स इमेज कैसे बनता है। टू गैमा रे फोटॉन्स, दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, detectors are present outside the body, they detect the gamma ray, the arrival of gamma ray radiations. Opposite detectors की डिटेक्टर रीडिंग को यूज करके लाइन ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर gamma ray photons, they arrive at the detector at different times, that can be used to determine the location of production of gamma rays, an image of the tracer concentration in the tissue that can be produced by this. लिखवा दूं ये आंसर? जी सर, ये वाला लिखवा दें। ये वाला लिखवा देते हैं, ये 3 मार्क्स है। सबसे पहले विजुअल मेमोरी ज्यादा बेहतर है सर कंपेयर टू ऑडियो। the two gamma ray photons travel in opposite directions and are detected by the detectors present outside the body. Two opposite detectors which detect arrival of photons can be used to build a line of response and the time delay in arriving between two detectors can be used to locate the position of gamma production. Computer can produce the image of tracer concentrations in tissue.
ठीक है जनाब, यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है। करा दें सर। चलिए वो भी करा देते हैं, एंड देन फिर मेडिकल फिजिक्स विल बी फिनिश आफ्टर दिस। सर कॉस्मोलॉजी कितना बड़ा चैप्टर है? उसमें जितने बाकी हैं तो कितनी क्लासेस, मतलब कब तक आप एक्सपेक्ट करें? डिपेंड करता है। हाँ, ये जरा मुझे 1-2 दिन चेकिंग का टाइम दे दो, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, देन विल स्टार्ट विद कॉस्मोलॉजी। वैसे तो मैं चाह रहा था कि इस वीक में अगर नहीं मिलता मैं थर्सडे के बाद शुरू कर रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे करवा दूँ। अगर उससे पहले मिल गया तो आई लेट यू गाइस नो। तो 10th अप्रैल से थर्सडे पहले हो से जाएगा? आज आज क्या है, बिल्कुल हो जाए। फर्स्ट। मुझे एक्चुअली सिक्स से जो हम कर सकते हैं, कोशिश करने जरा 6 तक चेकिंग वगैरह वाइंड अप करनी है, तो 7, 8, 9, 10 ये 10th अप्रैल तक करा देंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो लंबा टाइम मिल जाता है तो हम सुबह की क्लास में बैठ के जरा लंबा टाइम भी पढ़ सकते हैं, जैसे 1.5 घंटे की 2 क्लासेस अगर हो जाती हैं जल्दी हमारी, तो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं। Positron emission tomography PET scanning makes use of a tracer containing a radioactive material that decays by positron emission. What is meant by the tracer? Now see the same question in previous year, it was for 1 mark, यहाँ पे 2 marks का है। It's a chemical compound, a substance containing radioactive nuclei that is introduced in the body and is absorbed by the tissue being studied, है ना? हो जाएगा इसका आंसर। अब लिखवाने की आई होप जरूरत ना हो उसको। जी। State the name of the particle that are emitted from the body and detected by the detectors during PET scans. अभी कौन से particles detect करता है PET scanner? गामा रेडिएशन। गैमा रे गामा जी, फोटॉन्स। गैमा फोटॉन्स है ना। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं पॉजिट्रॉन तो लिखना नहीं, वो कह रहे हैं कि इमिटेड फ्रॉम द बॉडी है ना, नॉट इमिटेड फ्रॉम द ट्रेसर। ट्रेसर से पॉजिट्रॉन इमिट होता है, बॉडी से गैमा रे फोटॉन्स इमिट होते हैं। तो गैमा फोटॉन्स और गैमा रे फोटॉन, हाउ द पार्टिकल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम पॉजिट्रॉन्स, कैसे ये पॉजिट्रॉन्स से गैमा फोटॉन्स, क्योंकि आपने ऊपर नाम बता दिया गैमा फोटॉन, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? भाई इंटरेक्शन, पॉजिटिव, एनाइलेशन, जी रेडियोएक्टिव बिल्कुल। डिके। गैमा जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिव डिके पॉजिट्रॉन एमिट होगा, दैट विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन इन द टिश्यू। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? टिश्यू में जो इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्ट करेगा। जब पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स मीट करते हैं तो क्या होता है? एनाइलेशन अकर्स, उनका कंबाइंड मास कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 2 गैमा रे फोटॉन्स। अब लिखवाने की जरूरत है इसको, होपफुली अब इस यहाँ नहीं तक नहीं। जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। Positrons can be artificially created by a process in the laboratory that is a reverse of the process in part B. Part B में कौन सा प्रोसेस आपने बताया है? Annihilation है ना, और इसका रिवर्स होता है वैसे पेयर प्रोडक्शन। दिस प्रोसेस क्रिएट्स बोथ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो भाई जब ये फर्स्ट बोस पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल मिलके क्या फॉर्म करते हैं? 2 गैमा रे फोटॉन्स। इसी तरह 2 गैमा रे फोटॉन्स ये मीट करते हैं, है ना, और क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? 1 पार्टिकल एंड 1 एंटी पार्टिकल। तो वो कह रहा है आपसे, सजेस्ट व्हाई 2 ऑफ द पार्टिकल्स आर नीडेड टू क्रिएट 1 पॉजिट्रॉन। अभी 2 गैमा रे फोटॉन्स क्यों चाहिए एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करवाने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो एक पॉजिट्रॉन रहता है। सजेस्ट व्हाई 2 ऑफ द पार्टिकल्स इन ए पार्ट 2। आपने ए पार्ट 2 में किसका नाम बताया था? यहाँ पे दो फोटॉन्स क्यों चाहिए? यहाँ पे आपने बताया था गैमा फोटॉन्स, यानी व्हाई 2 फोटॉन्स आर नीडेड। ताकि उनके बीच में कोलिजन हो। नहीं नहीं नहीं, इसको सर आंसर करेंगे, एड्रेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, या मोमेंटम बिफोर कोलिजन यस, इज। जी जी जी। अब ये देखिए, ये क्या है? फोटोन, ये फोटोन है ना। अच्छा, ये जो उसने कहा है कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए, इनका मोमेंटम इक्वल है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल फाइनल मोमेंटम, सम ऑफ मोमेंटम कितना है? 0। फोटोन का भी मोमेंटम होगा, है ना। अगर एक ही फोटोन होगा तो हम कहेंगे सर कि यस, फ्रॉम सम मोमेंटम वी एंडेड अप इन 0 मोमेंटम। नहीं, तो इसलिए 2 फोटोन होने चाहिए, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम है
अगर दो होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनका भी सम ऑफ मोमेंटम फिर जीरो हो जाएगा। और इस तरह से फिर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस तरह से मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्योंकि सर मास वेलोसिटी जो है वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की मास और वेलोसिटी क्या है, इन दोनों की इक्वल है, इसलिए दोनों के मोमेंटम इक्वल है, और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है, जीरो है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों दो फोटॉन्स चाहिए होंगे, क्योंकि सर एक अगर खाली एक होगा तो उसका मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा, उसका तो कुछ मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम भी जीरो रखने के लिए वी नीड व्हाट, टू गैमा फोटॉन्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि उन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम क्या हो, जीरो हो, ताकि दोनों का कंबाइंड मोमेंटम क्या हो, जीरो हो। और उससे क्या फर्क फायदा होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना। इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ sorry, electrons and positron, they have same mass and velocity, therefore their combined momentum क्या है, is zero. Photons का भी momentum होता है, they also have some momentum, so their total momentum should also be equal to zero, which is only possible if there are two photons traveling in opposite direction. Now if you say, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, और अगर ये समझ में आ गया है तो इसको यहीं पर रिवाइंड अप कर दो। सर लिखवा दें। ये लिखवा देते हैं वाला आंसर ना। तो electron and positron have same mass and velocity. Therefore, their combined resultant momentum is combined ही काफी है, resultant काफी है, the resultant momentum is zero. Moving, चलो लिखनी, मूविंग की जरूरत नहीं, फोटॉन से मूव ही करते हैं। Photons also have momentum. So to conserve the momentum, their sum should also be zero, which is only possible if there are two such photons traveling in opposite directions. ठीक है जनाब।